स्वतंत्रता भी है। अगर स्वतंत्रता है तो एविडेंस है बुद्ध गुलामी के विरोध में लड़ रहे थे। चीजों को किस तरह से मेल करके समझा जा सकता है, ये बात बहुत गहराई से जानने और समझने की है। बुद्धा की जब क्रांति हुई तो क्रांति के विरोध में प्रतिक्रांति हुई और बृहदत्त की हत्या हुई। मौर्य सम्राट आखिरी बृहदत्त की हत्या हुई और हत्या करने वाला कोई और नहीं था, आर्य ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में वाल्मीकि राजकवि था और वाल्मीकि ने पुष्यमित्र शुंग को सामने रखकर ही रामायण लिखा। रामायण का राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही है और इसका एविडेंस रामायण में है। अब यह विषय यहां नहीं है, इसलिए इस विषय पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि यह लंबा, यही 2-4 घंटे का विषय है केवल इतनी बात को प्रूव करने के लिए। इसलिए यह विषय यहां नहीं है, यहां का नहीं है, मगर यह एविडेंस रामायण में ही खुद है। जो हत्या हुई बृहदत्त की पाटलिपुत्र में और पुष्यमित्र शुंग की जो राजधानी थी वो अयोध्या थी। देखिए, उसने राजधानी पाटलिपुत्र को नहीं बनाया, उसने राजधानी अयोध्या को बनाया। रामायण में राम की राजधानी अयोध्या है और इतिहास में पुष्यमित्र शुंग की राजधानी अयोध्या है। आर्कियोलॉजिकल अपने कामले साहब यहां है, मेरा विषय नहीं है, मगर वो हमारे साथ में है अभी, तो इनके साथ मिलकर के अयोध्या पुष्यमित्र शुंग की राजधानी है। अयोध्या कोई भी राजा अपनी राजधानी का निर्माण करता है, वो युद्ध करके जीतता है, फिर अपनी राजधानी खड़ी करता है। मगर अयोध्या युद्ध जीतकर खड़ी की गई राजधानी नहीं थी, इसलिए उसका नाम रखा अयोध्या। युद्ध ना होकर निर्माण की गई राजधानी। मैं भाषा शास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, ये साला संकट है मेरे सामने, मजबूरी में धक्का खाते खाते चीजें समझनी पड़ती है। भाषा शास्त्र एक बहुत बड़ा इतिहास में विषय है, हथियार है चीजों को समझने का, समझाने का, और बहुत सी चीजें हैं। इतिहास है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया, रामायण में राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। ये विषय और आगे जाएगा, मगर ये जो प्रतिक्रांति पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, इसके बाद जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। पहले गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था, और जब क्रांति हुई तो क्रांति के बाद प्रतिक्रांति जब हुई, प्रतिक्रांति के बाद जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। और हमारे लोगों को उन्होंने योजना बनाई कि ये लोग फिर हमारे खिलाफ में प्रतिकार, हमेशा के लिए प्रतिकार इनका खत्म कर दिया जाए, इनको बिल्कुल प्रतिकार करने के लायक नहीं रखा जाए। इसलिए उन्होंने हमारे लोगों को 6 और 6,500 जाति के टुकड़ों में बांटा, और एक जाति के 12 उपजाति के टुकड़े माने जाए तो कल्पना करो कितने टुकड़ों में बांटा। इतने टुकड़ों में बांटा उन्होंने, इतने टुकड़ों में बांटा कि हमारे लोगों की एक साइकोलॉजी तैयार हो गई। क्या साइकोलॉजी तैयार हो गई? कि हम प्रतिकार करने लायक नहीं है। हर आदमी, देखिए हर जाति का आदमी एक बात, कॉमन बात करता है, हम प्रतिकार करने लायक नहीं है। ये गुलामों की ही प्रतिक्रिया है और किसी की प्रतिक्रिया नहीं है, और यह सबूत है गुलामी का। तो उन्होंने जाति व्यवस्था को बनाया, एक बात उन्होंने जाति व्यवस्था को बनाया। दूसरा, जाति व्यवस्था को क्रमिक असमानता पर खड़ा किया। दूसरा भयानक मामला क्रमिक असमानता, यानी असमान लोग आपस में समान होने चाहिए, मगर क्रमिक असमानता में असमान लोग भी आपस में समान नहीं है। यह है क्रमिक असमानता। अगर अमेरिका में 2 आदमी 2,000 कमाते हैं तो वो आपस में समान है, मगर भारत में अगर बैकवर्ड 2,000 कमाता है और शेड्यूल कास्ट 2,000 कमाता है और आदिवासी 2,000 कमाता है तो ये ऐसा है। इसको कहते हैं क्रमिक असमानता। वो आपस में समान नहीं है। होना चाहिए अमेरिका में ये समान है, मगर यहां एक क्रमिक असमानता के आधार पर ये जो लोग हैं जो असमानता के शिकार है, कम से कम आपस में समान होने चाहिए थे, नहीं है। ये इसलिए रखा गया
क्योंकि इससे आप प्रतिकार करने के लिए बिल्कुल ही शून्य हो जाते हो, और प्रतिकार केवल अंदर ही होता है। एक शेड्यूल कास्ट में जो जाति है वो दूसरे से लड़ती है, दूसरी जाति तीसरे से लड़ती है, तीसरी जाति चौथे से लड़ती है, और जिन्होंने ये गुलामी थोपी उसके बारे में लड़ने के लिए उसके अंदर सोच भी नहीं आती। दूसरी बात की उन्होंने एक जाति व्यवस्था के बना टुकड़े बनाए, दूसरा क्रमिक असमानता का निर्माण किया। इतना ही नहीं किया, और एक काम किया, इस जाति व्यवस्था के दो हिस्से किए। जाति व्यवस्था के 1000 टुकड़े किए और हजारों टुकड़ों को दो हिस्सों में मुख्य रूप से बांटा। वो मुख्य रूप क्या है? एक अछूत बनाया, एक अछूत बनाया, और छूत को अछूत के विरोध में जाति अंतर्गत लड़ाई के अलावा छूत अछूत के विरोध में, अछूत छूत के विरोध में ये और अतिरिक्त लड़ाई वहां शुरू करवा दी। इसलिए आज की तारीख में बैकवर्ड और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ये अनटचेबिलिटी की वजह से आपस में आना ये बहुत ज्यादा मुश्किल मामला हो गया है। ये व्यवस्था प्रतिक्रांति के बाद उन्होंने की, और इसलिए की कि उन्होंने सोचा, क्या सोचा? बुद्धा ने जो क्रांति की उससे उन्होंने सबक सीखा कि ये बिल्कुल ही अब आने वाले समय में बिल्कुल प्रतिकार करने लायक नहीं रहना चाहिए, और हजारों साल तक ये गुलाम ही बने रहने चाहिए। इसके लिए उन्होंने जाति व्यवस्था का निर्माण किया। मगर जाति व्यवस्था से ब्राह्मणों के सामने कई किस्म के संकट खड़े हुए। डीएनए के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, ये जाति व्यवस्था का मामला भी डीएनए के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि ये कितनी आश्चर्यजनक बात है। वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण वर्ण भी है, जाति भी है, मगर हमारे जो शूद्र वर्ण हैं वो छूत अछूत में डिवाइड हुए, फिर उसके जाति जाति के टुकड़े हुए, मगर ब्राह्मण जाति भी रहा, वर्ण भी रहा। यह सिद्ध करता है निर्माण करता ब्राह्मण है, क्योंकि जिसने निर्माण किया उसने अपने को विभाजित नहीं होने दिया, बाकी सभी को विभाजित किया। यह बात इससे प्रमाणित होती है। इस तरह से हम देखते हैं एक और मूलभूत बात कि इस जातिवाद, जाति को बनाए रखना एक संकट हो गया, क्योंकि जाति को बनाए रखने के साथ ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी जुड़ी हुई है। इसलिए ब्राह्मणों के सामने हमेशा संकट रहा कि इस जाति व्यवस्था को कैसे बनाए रखा जाए। उनके सामने हमेशा संकट खड़ा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल एविडेंसेस है, कन्यादान का सिस्टम जाति व्यवस्था की वजह से निर्माण हुआ। कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसको दान किया जाए, परंतु उन्होंने एक धार्मिक व्यवस्था बनाई, कन्यादान। काय के लिए? क्योंकि स्त्री अगर उपवर हो गई, शादी योग्य हो गई, तो उसकी शादी करने की जिम्मेवारी मां बाप की ही होगी। अगर पुराने फिल्मों को देखो, पुराने फिल्म 60-50 के, तो उसमें एक बूढ़ा बाप होता है या बूढ़ी मां होती है। वो क्या कहती है? ये अभी आखिरी लड़की है, इसके हाथ पीले कर दूंगी तो जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी, तो फिर मैं काशी या वाराणसी या हरिद्वार चली जाऊंगी। ये कन्यादान का एक काम जो है बचा हुआ है। ये पुराने फिल्मों में आप देखेंगे, ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर की जो बातें हैं वो आपको मिलेगी वहां। एक कन्यादान का जो सिस्टम है, एक कन्या का सिस्टम रखा उन्होंने कि परिवार ही कन्या का शादी करेगा। क्योंकि अगर कन्या खुद, लड़की खुद अपने पसंद से शादी करेगी तो वो जाति के बाहर जाकर शादी कर सकती है। अगर उसने ऐसा किया तो जाति व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है, और अगर जाति व्यवस्था खतरे में पड़ेगी तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, और अगर खत्म हो गई तो ब्राह्मण की जो सुप्रीमेसी है वो खत्म हो जाएगी, और इनकी जो गुलामी है ये खत्म हो जाएगी। ये नहीं होनी चाहिए। कन्यादान का सिस्टम बनाया। दूसरी बात, बाल विवाह की जो मामला है वो भी जाति व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है कि कन्या विवाह योग्य होने के पहले ही शादी कर दी जाए, क्योंकि वो विवाह योग्य होगी तो अपने पसंद से शादी कर सकती है, इसलिए बचपन में ही शादी कर दी जाए। और मां बाप बचपन में शादी करेगा तो मां बाप की जिम्मेवारी होगी, वो जाति अंतर्गत ही शादी करेगा तो जाति बनी रहेगी। अगर आप बाबा साहब आंबेडकर ने कास्ट इन इंडिया जो किताब लिखा पढ़ लेना,
अगर बाबा साहब अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा तो पढ़ लेना, जो मैं कह रहा हूं उसके एविडेंसेस वहां मिलेंगे, जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं उसमें और विस्तार से आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे। तो ये बात साथियों जानने समझने की है कि ये जो बाल विवाह है, विधवा विवाह है, क्योंकि इंडोगामी और एक्सडोगामी जाति अंतर्गत विवाह जाति व्यवस्था बनाए रखने का सूत्र है। जाति के बाहर जाकर अगर शादी होगी तो जाति व्यवस्था खतरे में पड़ेगी, इसलिए विधवा विवाह पर पाबंदी लगाई गई। विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए। अगर विधवा का विवाह हुआ तो क्या होगा? एक शादी योग्य लड़का समाज के अंदर जो है उसकी शादी अगर विधवा से हुई तो जो शादी योग्य लड़की है उसके लिए समाज में एक लड़के की कमी होगी, और जिस लड़के के लिए लड़की की कमी होगी, जिस लड़की के लिए लड़के की कमी होगी, वो लड़की जाति के बाहर जाकर के शादी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर जाति व्यवस्था खतरे में पड़ेगी। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पर जो संशोधन हुआ उसने यह सिद्ध किया कि जाति व्यवस्था निर्माण करने के लिए ब्राह्मणों ने महिलाओं का इस्तेमाल किया। ये एविडेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एविडेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात जो सती प्रथा है, ये सती प्रथा भी जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्माण किया गया। कैसे? क्योंकि अगर मान लो कि उसको वो विधवा हो गई और पाबंदी लगा कि ये शादी ना ही हो, पाबंदी लगाई गई, विधवाओं को विवाह करने पर पाबंदी लगाई गई, मगर उन्होंने देखा कि ये वैधव्य जो है, ये विधवा को शादी ना करने का जो बंधन है ये बहुत जबरदस्ती है, ये इसको टिकाए रखना संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि ये जो विधवा है ये दिखने के लिए सुंदर नहीं दिखनी चाहिए, तो उसके बाल काट दिए ताकि कोई आकर्षित ना हो और कोई उसके साथ शादी करने के लिए तैयार ना हो जाए। यानी किसी भी स्थिति में ये जाति व्यवस्था बनी ही रहनी चाहिए। और इसके बावजूद भी उन्होंने सोचा कि इसके बावजूद भी शादी हो सकती है, इसलिए दूसरा तरीका निकाला। वो तरीका था सती प्रथा। यानी आपका पति मर गया तो वो पति मर गया तो उसके साथ ही वो सती जानी चाहिए। तो उसका नाम सती क्यों रखा? क्योंकि अपने पति के साथ मरने वाली जो स्त्री है ये पतिव्रता स्त्री है, और ये पतिव्रता स्त्री है, ये सच्च चरित्र स्त्री है। सच्च चरित्र, ये सच्च चरित्र स्त्री है, इसीलिए ये सती है। वो ये जो गलत और घटिया काम किया, इस गलत और घटिया काम का उन्होंने